हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर का नाम देख लीजिए आप लोग, प्रभावी संप्रेषण कौशल। प्रभावी संप्रेषण, इससे पहले आपने संचार पढ़ा था जिसमें हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आप तरीके अलग अलग यूज़ कर सकते हो, चाहे बोल के, चाहे किसी डायरेक्शन में, जिस तरीके से भी अपनी बातों को या लिख के पहुंचा रहे हो, तो उसी चीज़ों को आप प्रभावी किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पहले तो, उसके बाद संप्रेषण कौशल का अर्थ क्या होता है और संप्रेषण कौशल के प्रकार, कितने प्रकार के संप्रेषण कौशल होते हैं। पहले चलिए हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है संप्रेषण। संप्रेषण कौशल क्या है? एक कला है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित किया जा सकता है। एक अच्छे संप्रेषक, किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित कर सकते हो? संप्रेषण में बोल के आप इतना अच्छा बोलो या आपकी बातों का लोग इतना इंटरेस्ट लें सुनने में कि उन्हें उन बातों को समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी को हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्रभाव उसका क्या हुआ? अच्छा पड़ा। आपके जो संप्रेषण था वो कैसा था? प्रभावी था दूसरों के लिए। एक अच्छा संप्रेषक अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में तब सफल होता है जब वह अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करता है। एक अच्छा संप्रेषक कौन हो सकता है? जो अपनी बातों को दूसरों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करे ताकि दूसरों को वो बातें सही से समझ में आ जाए। तब गलतफहमी होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बहुत कम हो जाती हैं। जब हमारी बातें हम किसी से कह रहे हैं, स्पष्ट हैं, वो दूसरों को समझ में आ रही है, तो दूसरे उसमें गलती नहीं करेंगे। प्रभावपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया हमारे संप्रेषण कौशलों पर पूरी तरह से निर्भर होती है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया क्या है? जो भी हमारे संप्रेषण कौशल है हमारे अंदर, वो पूरी तरह से हमारे कौशलों पर ही निर्भर होती है कि हम किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। आज दुनिया भर में नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में प्रभावशाली संप्रेषकों की भारी मांग है। जैसे कि किसी भी पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षक, नेता, अभिनेता, लेखक आदि का करियर उसके संप्रेषण कौशलों पर ही निर्भर करता है। कोई भी हो, चाहे वो एक शिक्षक ही क्यों ना हो, एक पत्रकार ही क्यों ना हो, एक साहित्यकार क्यों ना हो, उसे अच्छा संप्रेषक होना पहले बहुत ज़रूरी है। यदि वो अच्छा संप्रेषक है तो उसका करियर अच्छा हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में संप्रेषण कौशल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कहीं भी आप जाएंगे तो संप्रेषक बहुत ज़्यादा आपके जीवन में महत्व रखता है। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो या कहीं स्पीच दे रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, संप्रेषक आपका कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। संप्रेषण द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। संप्रेषण के द्वारा ही हम एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, कई लोगों से जुड़ सकते हैं। जैसे हम पब्लिक प्लेस पे कहीं खड़े होके स्पीच दे रहे हैं तो हमारा संप्रेषक इतना अच्छा होना चाहिए कि जो लोग वहाँ खड़े हैं आसपास, उनका ध्यान आपकी बातों पे जाना चाहिए। तो यही क्या होता है? हमारा प्रभावी संप्रेषण होता है। संप्रेषण कौशल का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण कौशल से अभिप्राय भाषा का उपयोग करने एवं सूचना को अभिव्यक्त करने की क्षमताओं से है। अब आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? संप्रेषक को आप किस तरीके से अच्छा बना सकते हो? जहाँ आप रहते हो वहाँ के लोकेलिटी के लोग किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, आप उस लैंग्वेज में उनकी बातों को आप पहुँचाओगे तो वो उसे अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो आप पंजाब में रह रहे हो तो पंजाबी बोल के अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाओगे तो पंजाब के लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो संप्रेषण कौशल से क्या अभिप्राय होता है? भाषा का प्रयोग, हम किस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एवं सूचना को अभिव्यक्त करने की क्षमताओं से होता है। संप्रेषण कौशल एवं योग्यताएं, वे सूचना
संप्रेषण कौशल एवं योग्यताएं जो सूचना को प्रभावशाली ढंग से भेजने एवं प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इसकी कौशल कैसी योग्यताएं होती हैं? जो हम सूचना को किस तरीके से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों को उससे कितनी मदद मिल रही है। संप्रेषण जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही दूसरों को बताएं, लिख के भी अच्छे तरह से हम प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने, या किसी ऑडियो वीडियो चला के हम दूसरों को अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण कौशल हमारे विभिन्न व्यवहार हैं जिनके माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये हमारे अलग अलग व्यवहार से प्रकट होते हैं जिनके माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों को क्या करते हैं? सूचनाएं पहुंचाते हैं या सूचनाएं प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सोचने, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, कल्पना करने एवं शारीरिक हाव भाव से संबंधित एक या एक से अधिक कौशलों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर एक ही कौशल है तो हमारे अंदर सारे ही कौशल मौजूद होने चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, पढ़ने लिखने की, तो सारे ही संप्रेषण सारे मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे विभिन्न व्यवहार सामान्य सूचनाओं के संप्रेषण एवं आदान प्रदान में सहायक होते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? जो भी हमारा व्यवहार या हमारे सूचनाओं के संप्रेषण हैं वो हमारे आदान प्रदान में क्या होते हैं? हमारी बातों को दूसरों तक या दूसरों की बातों जो हम समझते हैं उसमें क्या होते हैं? सहायक होते हैं। संप्रेषण कौशल वह योग्यता है जिसके द्वारा संप्रेषक सूचनाओं को निरंतर एवं प्रभावशाली ढंग से श्रोतागण तक इस तरीके से पहुंचाया जाता है कि उनमें विषय वस्तु के बारे में पारस्परिक समझ बन सके। जो भी संप्रेषण कौशल क्या होती है? वह योग्यता होती है जिसमें संप्रेषक सूचनाओं को इस तरीके से या प्रभावी ढंग से जो सुन रहे हैं उन तक पहुंचाया जा सके। जो उसमें हम कॉन्सेप्ट लिखे हैं या बता रहे हैं वो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया जाए लोगों के सामने ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंतर्गत श्रोतागण एवं परिस्थितियों के अनुरूप कला एवं तकनीक द्वारा निम्न कौशलों का प्रयोग करके भी सूचना दी जा सकती है। कौन से कौशल होते हैं? बोले गए एवं लिखे गए शब्द, शारीरिक हाव भाव से जो चीज़ हम बता रहे हैं, एक फेस रिएक्शन भी होता है कि आप किस तरीके से उस बातों को अब दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हो, जैसा टॉपिक उसी तरीके का फेस रिएक्शन। कल्पना, विजुअलाइजेशन करके सोचना, ये सारे क्या हैं? कौशलों का प्रयोग करने की तकनीकी है, किस तरीके से हम दूसरों तक अपने हाव भाव या अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। सूचना भेजने वाले के भीतर श्रोताओं के प्रकार एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सोचने, विचार करके, कल्पना करके संदेश बनाने का कौशल होना चाहिए। जो सूचना भेजने वाले के भीतर श्रोताओं के प्रकार और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो लोग बोल रहे हैं वो अपनी श्रोताओं के किस तरीके की बातों को सुनना वो पसंद करते हैं, ऐसी इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उसके बारे में सोचकर, विचार करके एवं कल्पना करके अपने संदेश बनाने का कौशल होना चाहिए। सूचना प्राप्त करने वाले को अपनी तरफ से बिना कोई अनुमान लगाए एवं बिना किसी पक्षपात के सक्रिय रूप से सुनते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए संदेश प्राप्त करना चाहिए। जो सुन रहे हैं उन्हें भी बिना कोई अनुमान लगाया, बिना किसी पक्षपात के सक्रिय रूप से सुनते हुए या देखते हुए, पढ़ते हुए संदेश को प्राप्त करना चाहिए। अब क्या है? संप्रेषण कौशल के प्रकार। अब कितने प्रकार के संप्रेषण कौशल हमारे होते हैं? किसी भी बात को कहने का ढंग कही जा रही बात के बराबर या फिर उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी बात को कहने का ढंग, हम किसी भी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। किसी बात को आप घुमा के कह रहे हो या किसी बात को आप एक सरल तरीके से कह दे रहे हो ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, तो कहने का ढंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? प्रभावी संप्रेषण बनाने के लिए। प्राय शरीर के हाव भाव शाब्दिक भाषा के बराबर या फिर उससे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
हम किसी सूचना को कितने महत्वपूर्ण ढंग से भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक या एक से अधिक संप्रेषण कौशलों का प्रयोग कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। क्या है कि हम किसी सूचना को कितने महत्वपूर्ण ढंग से भेज सकते हैं। हम कोई भी सूचना भेज रहे हैं तो किस तरीके से भेज रहे हैं, या जो प्राप्त कर रहा है किस तरीके से प्राप्त कर रहा है, किस बात पर निर्भर करता है। एक या एक से अधिक संप्रेषण कौशलों का प्रयोग करके तभी हम अपनी बातों को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वो कौन से प्रकार हैं? पहला क्या है आपका? चिंतन, पठन, लेखन, सुनना, श्रवण, बोलना, गैर शाब्दिक संप्रेषण। ये सारे हमारे क्या हैं? संप्रेषण कौशल के प्रकार हैं कि हमें किस तरीके से जो हम बात कहने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पूरा एक माइंड मैप बना लेना चाहिए, माइंड में सोच लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना है। उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, लिख लेना चाहिए बोलने से पहले। फिर उनके बारे में सुनना, जो सुन रहे हैं उनके लिए सुनना, बोलना और गैर शाब्दिक संप्रेषण आते हैं इसके प्रकार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? चिंतन। ये भी क्या है? एक पारस्परिक संप्रेषण कौशल है। चिंतन द्वारा संप्रेषक अपने विचारों, भावनाओं, राय एवं निर्णय को चयनित करके उन्हें व्यवस्थित करने योग्य बनाते हैं। चिंतन करते हैं पहले कि उन्हें किस चीज़ पे विचार करना है, क्या चीज़ बोलनी है, किस तरीके से व्यक्त करनी है अपनी बातों को, उसको सही ढंग से अपने अंदर ही क्या करते हैं? चिंतन करके उन्हें व्यवस्थित करने योग्य बनाते हैं। चिंतन एक काल्पनिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सोच विचार की प्रक्रिया को तब तक देख नहीं सकता जब तक उसे शब्दों, भावनाओं अथवा लेखनों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने माइंड में सोच लिया आपको किस तरीके से क्या बोलना है, लेकिन आप उसे और भी अच्छा या और भी बेस्ट या और भी प्रभावशाली तब बना सकते हो कि अपनी भावनाओं को पहले लिख के देख लो कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं बोलने वाला हूँ उसे लिख लो, फिर पढ़ो कि ये कितना प्रभावशाली दूसरों के लिए हो सकता है। उसी के बाद आप दूसरों के सामने उसे बोलोगे या व्यक्त करोगे। चिंतन संप्रेषण कौशल का मूलभूत चरण है जिस पर संप्रेषक की सोच व अभिव्यक्ति क्या होती है निर्भर करती है। चिंतन कौशल के विकास करना किस तरीके से कर सकते हो? चिंतन करते समय उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो चीज़ आपको, जो टॉपिक मिला है, जैसे कि बच्चों के लिए क्या होता है, आपको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो उस पर स्पीच बोलनी होती है, तो आप क्या करते हो? उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हो, माइंड में सोचते हो, फिर उसे लिखते हो, लिखने के बाद उसे रीड करते हो किस तरीके से आप बोलोगे ताकि उस आपकी बातों को बच्चे सुने, किस तरीके से आप उसे इफेक्टिव बना सकते हो ताकि आपकी स्पीच को दूसरे जो बैठे हुए हैं वो सुन सकें। तो इसके लिए क्या है, पहले हमें उस टॉपिक पे या उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंतन प्रक्रिया के दौरान ध्यान भंग नहीं होने देना चाहिए। जब हम सोच रहे हैं तो हमें दूसरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमें अपने माइंड में एक मैप बनाना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोच रखना, हमेशा कि जो मैं बोलूँगा अच्छा बोलूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग कि बहुत अच्छा होगा, सभी सुनेंगे। चिंतन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कौशलों का विकसित करना भी आवश्यक होता है। सृजनात्मक, समस्या समाधान, समीक्षात्मक, सामूहिक रूप से कार्य करना और उसमें थोड़ा लचीलापन भी, इधर उधर हम उसे चेंज भी टॉपिक को कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है? पठन। इससे पहले हमारा क्या था? चिंतन। दूसरा क्या है? पठन, रीडिंग करना। किसी लिखित अथवा छपी हुई सामग्री से सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ने का कौशल होना चाहिए। कुशलता से पढ़ने के लिए व्यक्ति को भाषा का ज्ञान, शब्दावली, प्रभाव से पढ़ना, पढ़ने की समझ एवं संज्ञान होना चाहिए। अब आपको है कि रिपब्लिक डे पे टॉपिक बोलना है तो उसके लिए आप सोच रहे हो माइंड में कि किस तरीके से बोलोगे, लेकिन उसके लिए सामग्री भी इकट्ठी करोगे ना, कि कुछ बातें आप गूगल से सर्च करोगे या किसी से पूछोगे, तो कहीं से बुक से पढ़ोगे, तो उसके लिए पढ़ना भी आना चाहिए, रीडिंग भी आनी चाहिए आपको, शब्दावली पढ़नी आनी चाहिए, एक रीडिंग करने का तरीका होना चाहिए आप लोग को, जो पढ़ रहे हो लाइन्स आपको समझ में आनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। पठन कौशल का विकास करना। पठन कौशल का विकास करने के लिए अपनी रुचि वाले विषय
पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए। आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं उसी को पढ़ना चाहिए ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी और अच्छी हो सके। पढ़ते समय पहले बाएं से दाएं तथा उसके पश्चात पंक्ति से पंक्ति तथा लयबद्ध रूप से पढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए। किस लिए? कौन से कौशल को विकसित करने के लिए? पठन कौशल को विकसित करने के लिए। लेखन, थर्ड क्या आ गया आपका? लेखन। आपने दो चीज़ पढ़ लिया है पहले ही, चिंतन और पठन। अब हम पढ़ेंगे लेखन। कई बार किसी का संदेश प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन लेखन होता है। कई बार किसी का संदेश प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या होता है? हमारा लिखना होता है। और ऐसे में लेखन ही संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन सिद्ध होता है। कई बार कोई लोग सुन नहीं पाते हैं तो हम उन्हें बोल के प्रकट करते हैं या लिखी हुई चीज़ें प्रकट करते हैं। लेखन के माध्यम द्वारा किया गया संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से क्या होता है? अपेक्षा अधिक साकार होता है। जो हम बोल के बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें बोल के सुनाता है, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम वही चीज़ें जब लिखी हुई पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हमें समझ में आ जाती हैं। प्रौद्योगिकी की उन्नति जैसे कंप्यूटर आदि से आज औपचारिक लेखन जैसे पत्र, ज्ञापन अथवा प्रस्ताव अधिक आसान हो गया है तथा गलतियां होने की संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं? ऐसे में लिखन में भी जो भी हम लिखने का काम करते हैं उसमें कम हो जाती हैं, ताकि जब हम फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह से टाइप करते हैं तो उसमें लिखने की मिस्टेक भी बहुत कम हो जाती है। अच्छे लेखन के विकास हेतु कुछ दिशा निर्देश भी हैं कि किस तरीके से हम कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं अच्छे बिना मिस्टेक किए हुए। स्लैंग शब्दों अर्थात खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत शब्दों का हमें लिखते वक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रतीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सिंबल्स वगैरह। जहाँ ज़रूरी है, जहाँ नीड है, जैसे मैथ साइंस में कहीं ज़रूरी है, फॉर्मूला है, तो वहाँ हम कर सकते हैं। अनावश्यक हमें सिंबल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों के नाम, संगठन एवं संस्थाओं के नाम एवं वस्तुओं के नामों को सही ढंग से लिखना चाहिए। ये क्या है? लिखने में आप किस चीज़ों का, किस पॉइंट्स को फॉलो करोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सुनना। संप्रेषण प्रक्रिया में हम सूचनाएं भेजते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में क्या होता है? हम सूचनाएं भेजते हैं। संप्रेषण में हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को अपने तक लेते हैं, या दूसरे हमें पहुंचाते हैं या हम दूसरों को पहुंचाते हैं। किसी भी सूचना को सही ढंग से प्राप्त करने के लिए उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, यदि आप इन बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको बातें कहाँ समझ में आएंगी, और जब बातें समझ में नहीं आएंगी तो आप क्या कहोगे कि ये जो भी संप्रेषण था आपका क्या था? प्रभावी नहीं था। तो इसलिए बातों को, जो भी चीज़ें हैं, पहले उन्हें ध्यान से सुनो, फिर देखो कि आपको वो बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अनेक संदेश सुनते हैं, परंतु इनमें से कुछ ही संदेश क्या कर पाते हैं? हम याद रख पाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं? भूल जाते हैं। हम बातें तो बहुत सी सुनते हैं, लेकिन कुछ क्या बातें हमें याद रहती हैं और कुछ भूल जाते हैं। श्रवण विभिन्न कौशलों का संयोजन है। सुनना, संदेश भेजने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी आवृत्ति कैसी है, संदेश की विषय वस्तु, जो संदेश भेज रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, किस टॉपिक पे भेज रहे हैं, संदेश और संदेश भेजने वाले के प्रति हमारा मनोवैज्ञानिक संबंध, उनसे हमारा रिलेशन कैसा है। श्रवण कौशल शब्दों का सुनना ही नहीं, अपितु संदेश एवं वक्ता को समझने की इच्छा एवं आदर भाव भी होता है। श्रवण केवल शब्दों को सुनना ही नहीं होता है कि हमने सुन लिया। आप बोल रहे हो, सामने आप रिपब्लिक डे पे स्पीच दे रहे हो और आप बैठ के सुन रहे हो, लेकिन आपने एक भी लाइन सुन, बस बैठे हो, क्यों? क्योंकि सुनना है, लेकिन आपको एक भी बात नहीं समझ में आई, ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। के लिए ऊर्जा की एक अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो आपका माइंड कहाँ होना चाहिए? उसके टॉपिक पे, उसकी बातों पे होना चाहिए। श्रवण, सुनने के कौशल का विकास करना, वक्ता को ध्यानपूर्वक तथा तनाव रहित होकर सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मन में। सुनते समय बात नहीं करनी चाहिए। जब आपके सामने कोई टीचर स्पीच दे रहा है, आप पीछे से बात करोगे तो आपको बातें कहाँ से समझ में आएंगी। वक्ता के विचारों एवं संदेश के दृष्टिकोण को सहानुभूति की भावना से नहीं सुनना चाहिए। श्रोता के भीतर दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने एवं जांचने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरों की तरीके से किस तरीके से आप सुन रहे हो।
संदेश को समझने के लिए शब्दों एवं भावनाओं को सुनने तथा प्रकट करने के प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका बोलना। अभी क्या था आपका सुनना, अब क्या है बोलना। बोलना क्या है आप लोग का एक आधारभूत संप्रेषण कौशल में से एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। बोलना क्या आपका आधारभूत संप्रेषण कौशल में से एक महत्वपूर्ण कौशल है। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम सूचनाएं देने, भावनाओं के आदान प्रदान करने एवं अन्य कारणों से अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा अन्य लोगों से व्यवसाय एवं कार्य से संबंधित बातचीत करते हैं। कोई भी बात है, आप कहीं भी किसी से मिल रहे हो तो कुछ तो बातें करोगे ना, किसी टॉपिक पे बात करोगे, अपने डेली लाइफ के बारे में बात करोगे या उसके बारे में कुछ बातें आपकी क्या होंगी, आदान प्रदान होंगी। या एवं अन्य कारणों से अपने परिवार के सदस्य, मित्रों तथा अन्य लोगों से व्यवसाय एवं कार्य से संबंधित भी कोई बातचीत करते हैं। बोलने के क्या होते हैं, दो प्रकार। बोलने के निम्न दो प्रकार के महत्वपूर्ण कौशल हैं, समूह के सामने बोलना और सार्वजनिक तौर पर बोलना। समूह के सामने में क्या होता है, जैसे कि आप कक्षा के अंदर बोल रहे हो, कक्षा में साथियों के सामने प्रश्न का उत्तर देना। जैसे टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो, या आप सामने आके कुछ स्पीच बोल रहे हो, कोई आंसर सुना रहे हो। सार्वजनिक तौर पर बोलना मतलब पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ भाड़ में बोलना। जैसे कोई नेता आके बोल रहा है, वो क्या है, एक सार्वजनिक तौर पे बोल रहा है, पब्लिक स्पीच दे रहा है। सार्वजनिक तौर पे बोलने से अभिप्राय है कि श्रोताओं को सूचित करने, प्रभावित करने या फिर मनोरंजन करने के इरादे से संरचित एवं सुविचारित ढंग से लोगों के समूह में बातचीत करना। सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हो तो वहाँ आप अकेले तो सुनने वाले नहीं हो, भीड़ है आपके साथ, तो भीड़ में सुनाने के लिए आपको बातों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दूसरों को समझ में आ सके। सार्वजनिक सभाओं में बोलने के लिए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला तो लैंग्वेज, भाषा, और दूसरा वक्ता कैसा, बोलने वाला कैसा है, बोलने के तौर तरीके क्या हैं, हाव भाव क्या है, ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप सार्वजनिक सभाओं में बातें करते हो, जब पब्लिक प्लेस पे अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हो। बोलने के कौशल का विकास करना। वक्ता का संदेश श्रोताओं तक इस ढंग से पहुंचे कि वह संदेश को भली भांति समझे और याद रखे। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब अपनी बातों को पब्लिक प्लेस पे बोल रहे हो? तो वक्ता को प्रस्तुतिकरण के प्रयोजन को समझना चाहिए। जो आप बोल रहे हो किस तरीके से प्रस्तुत करना है दूसरों के सामने। वक्ता का जो संदेश है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आपकी बातें, आपकी लाइन्स दूसरों को समझ में एकदम ऐसी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। वक्ता द्वारा संदेश दिए जाने से पहले तैयारी करके पूर्व अभ्यास किया जाना चाहिए। आप 100 लोगों के सामने जा रहे हो बोलने के लिए, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको किस तरीके से क्या बोलना है, क्या लाइंस बोलनी है। वक्ता को संदेश देते समय अपने विचारों से पूर्ण स्पष्टता रखनी चाहिए। जो आप संदेश दे रहे हो, आपके जो विचार हैं उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट हो ताकि आप जो चीज़ बोलो, जो चीज़ समझाओ, लोगों को समझ में आ जाए। प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाना। पर प्रस्तुतिकरण पर कार्य शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक होता है, जैसे कि किससे। जब हम कुछ बोलने जा रहे हैं या कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक होता है कि वक्ता को किस प्रकार के समूह से बात करनी है, कि जहाँ वो स्पीच देने जा रहा है वहाँ किस तरीके के लोग आए होंगे, उन समूह की रुचि क्या होगी, किस तरीके की बातें सुनना वो पसंद करेंगे, या उनमें या अन्य लोगों में क्या समानता है, समूह के लोग अन्य लोगों से किस तरीके से अलग हैं। पहले हम इसके बारे में ही जानेंगे। जब हम कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या चीज़ सुनना पसंद करेंगे, किस तरीके से, किस लैंग्वेज में, ये जानना हमें सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। क्या वक्ता क्या संप्रेषित करना चाहता है। सेकंड क्या होता है कि हम किस तरीके से, किस मैटर पे बोलने जा रहे हैं। वक्ता को विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, क्योंकि सफल संप्रेषण के लिए यह एक निर्णायक पहलू है। सफलता मानदंड द्वारा यह जानना कि वक्ता अपनी बात को सफलता से संप्रेषित कर पाए अथवा नहीं, सही ढंग से अपनी बातों को पहुंचा पा रहा है या नहीं। तो किस मैटर पे वो बोलने वाला है। तीसरा क्या है, किस प्रकार, कैसे। वक्ता अपने संदेश को किस प्रकार अच्छी तरह से संप्रेषित कर सकता है,
किस तरीके से आप कुछ ऐड लेके आए हो अपने साथ, जो बोलने जा रहे हो उसके साथ कुछ ऐड आप प्रोजेक्ट बना के लाए हो चार्ट पेपर पे, या ऑडियो वीडियो दिखा के लोगों को अपनी बातों को समझा रहे हो, तो किस तरीके से आप अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हो। और कब, समय भी देखना चाहिए कि जिस आपका समय उनके अनुकूल है या नहीं, और जगह कैसी है जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, यानी ये सारी चीज़ें भी हमें पहले से देखनी पड़ती है। अब लास्ट क्या था हमारा, गैर शाब्दिक संप्रेषण। क्या था, गैर शाब्दिक संप्रेषण। इसमें क्या होता है, गैर शाब्दिक संप्रेषण द्वारा अनकही बात को भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे हाव भाव, हमारे कहने के तरीके से हम वो बात भी लोग हमारे बोलने से समझ जाते हैं। यह संप्रेषण के अन्य माध्यमों के साथ संप्रेषण प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। क्या, गैर शाब्दिक संप्रेषण। इसमें क्या है हमारा, गैर शाब्दिक संकेत निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, शारीरिक भाषा। पहला हमारा क्या है, शारीरिक भाषा, जैसे कि खड़ा होना, बैठना, चेहरे के हाव भाव, आंख मिलाना, हाथ बांधना, शारीरिक मुद्रा, तनाव स्पष्ट दिखाई देना, अधिक सिर हिलाना, बार बार बाल ठीक करना, चेहरे पर हाथों की स्थिति आदि। हम शारीरिक हाव भाव से समझ सकते हैं कि जो बोलने वाला वक्ता है वो किस तरीके से बोल रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, वो डर रहा है या निडर है अपनी स्पीच को बोलने में। तो इसलिए जब आप स्पीच देते हो तो अपने हाथों को किस तरीके से रखना है या आप किस तरीके से पब्लिक को देखना है, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। खड़े रहने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपकी जो जनता है वो नोटिस करती है। संदेश भेजने वाले एवं संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मन के भाव, जैसे चिल्लाना, उकसाते हुए बोलना, उत्साहित दिखाई देना। आप स्पीच बोल रहे हो तो किस टोन में बोल रहे हो, क्या बोलने का तरीका है, इससे भी आपका पता चल जाता है। मतलब अनकही बात को भी आप व्यक्त तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन लोग उसे समझ जाते हैं। यही क्या कहलाता है, गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। किस तरीके से, शारीरिक भाषा द्वारा या आंखों से संपर्क करना। अतः यह व्यक्तिगत संप्रेषण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। वक्ता श्रोताओं के साथ आंखों के संपर्क करके संप्रेषण के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है। आंखों से आंखों, जब आप कुछ कह रहे हो तो अपनी आंखों को छिपाओगे तो सामने वाला तो समझेगा कि ये बोलना ही इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। लेकिन जब आई कांटेक्ट दोनों का एक साथ रहेगा तो लगेगा कि हाँ, ये बोलने की इच्छा से आया है, बोलना चाहता है, इसकी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है। चेहरे की अभिव्यक्ति। वक्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट निम्न की अभिव्यक्ति करती है, जैसे कि प्रसन्नता, संबंधों से स्नेह, संबंध, मित्रता, पसंद, किस तरीके से पसंद है। वक्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर श्रोता को उसे मित्र के रूप में देखते हैं। यदि हमें चेहरे पे मुस्कुराहट है तो हम उसकी बातों को, या हाव भाव उसका बहुत अच्छा है तो हम उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यदि उसका मुंह लटका होता है तो हम उसकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर सकते। हाव भाव, गेस्चर कैसे हैं। बोलते समय वक्ता के चेहरे पर उपयुक्त तो हाव भाव ना होने पर श्रोता क्या समझते हैं, उसकी स्पीच को उबाऊ समझने लगते हैं, संवेदनहीन एवं उत्साहहीन समझ सकते हैं। सक्रिय एवं जीवंत वार्ता विषय को अधिक रुचिकर बनाती हैं, संदेश को सुगमता एवं मनोरंजक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचाती हैं। हाव भाव, यदि आपका हाव भाव अच्छा नहीं होगा, डल सा होगा, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो आपको जो सुनने वाली पब्लिक होगी बोर हो जाएगी और वहाँ से उठ के जाने लगती है। ठीक है। शारीरिक मुद्रा एवं अभिविन्यास, हमारे खड़े होने, बैठने, बात करने के तरीके से अलग अलग संदेश हमारे संप्रेषित होते हैं दूसरों के सामने। किसी भी व्यक्ति का सीधा, बिना तने हुए या थोड़ा सा आगे की ओर झुककर खड़ा होना यह संप्रेषित करता है कि उस व्यक्ति से बेझिझक होकर बात की जा सकती है, वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा या उसका व्यवहार महत्वपूर्ण होगा। जब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा, सीधा या बिना तने हुए, एकदम सीधा स्ट्रॉन्ग खड़ा है तो लग रहा है इसके अंदर हिम्मत है, ये हमारी बातें बोलेगा तो हमें समझ में आएगा, या हम बोलेंगे तो उसे भी समझ में आएगा। ठीक है। ऐसी आप देख सकते हो निकटता और पारभासी। गैर शाब्दिक संप्रेषण में निम्न 6 वाक्य के तत्व शामिल होते हैं। सुर, लय, स्वरमान और ध्वनि, सारी भी इसी में आ जाती हैं, हमारे गैर शाब्दिक संप्रेषण में आ जाते हैं। तो ये सारे थे हमारे गैर शाब्दिक संप्रेषण। उससे पहले
संप्रेषण कौशल के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो। समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।